जय हिंद प्यारे मित्रों, यूपीएससी प्लस फैक्ट में आपका स्वागत है। आज मैं किसी टॉपिक को कवर नहीं करूंगा। पिछले सप्ताह भर में जितने भी टॉपिक चर्चा में रहे, जितने मैंने आपको पढ़ाए, उन सभी का आज रिवीजन करेंगे। आज सिर्फ रिवीजन करेंगे। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ सुनना है। सुनते रहना है, क्योंकि आपने नोट्स बनाए होंगे। पिछले मैंने जितने क्लास किया, मंडे टू सैटरडे जितने भी मैंने क्लास लिए हैं, उसका आज रिवीजन करेंगे सारी क्लास का। चलते हैं टॉपिक पर। क्या, जो मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे करके आज सैटरडे तक की पूरा कवर करेंगे। तो पहले हमने मंडे को कराया था कवर, जम्मू कश्मीर की सारी सुरंगें कराई थी। तो जिसमें सबसे पहली सुरंग थी चेनानी नासरी सुरंग थी। इसका निर्माण, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया था। नोट किया, सुनते रहिए बस। तो चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया था। ये कितने किलोमीटर लंबी थी? तो ये 9 किलोमीटर लंबी थी। और ये सिर्फ भारत की नहीं, एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग थी। दो दिशा में सुरंग थे। तो एशिया की और भारत को है और एशिया की भी है। दो दिशात्मक सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी। उसका नाम, चेनानी नासरी का नाम पूछते क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और कहाँ पर है? तो इसमें जम्मू कश्मीर में 9 किलोमीटर लंबी है। फिर अगली कौन सी बताई थी? अगली बताई थी पीर पंजाल बताई थी। अगली बताई थी पीर पंजाल सुरंग। ये कितने किलोमीटर लंबी थी? ये 11.2 किलोमीटर लंबी थी। तो आप कहेंगे कि आपने बताया चेनानी नासरी सबसे लंबी सुरंग है। नहीं, हमने कहा था चेनानी नासरी सबसे लंबी सुरंग है द्विदिशात्मक, और ये वो 9 किलोमीटर थी, ये 11.5 किलोमीटर है, लगभग 11.2 किलोमीटर है। लेकिन ये रेलवे सुरंग है। ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये रेलवे, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पूछे तो पीर पंजाल होगा, और भारत की सबसे लंबी सुरंग पूछे तो चेनानी नासरी होगा। ये नोट करिए, जब रेलवे शब्द लगा होगा तो पीर पंजाल होगा, और रेलवे शब्द नहीं लगा होगा तो चेनानी नासरी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग होगा। और दोनों क्या है? जम्मू कश्मीर में। एक की किलोमीटर है 9, एक का है 11.2 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमने कवर किया था जवाहर सुरंग को किस नाम से जानते थे? तो जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग के नाम से क्यों? क्योंकि बनिहाल दर्रे पर स्थित है ये। तो जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग के नाम से भी जानते थे। तो नोट कीजिएगा, मैं नोट किया, आप नोट किया होगा, आपने सिर्फ सुनते रहिए। जवाहर सुरंग को बनिहाल दर्रे पर स्थित होने के कारण इसे बनिहाल सुरंग भी कहते थे। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर के आसपास थी। 2 किलोमीटर के आसपास थी, कंफर्म नहीं, बस आप देख लेना, 2 किलोमीटर के आसपास थी। और ये क्यों चर्चा में थी? ये क्यों महत्वपूर्ण थी? इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे यह किस हाईवे पर बनी थी? नेशनल हाईवे 44 पर स्थित थी। तो ऐसे पूछते कि बनिहाल सुरंग या बनिहाल दर्रे पर किस सुरंग अवस्थित है? तो जवाहर सुरंग अवस्थित है। और किस हाईवे से होकर गुजरती है? किस हाईवे पर बनी है? या फिर तो नेशनल हाईवे 44 नेशनल हाईवे 44 पर बनी है ये। फिर अगली बताई थी जोजिला सुरंग, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जोजिला सुरंग क्यों? क्योंकि ये भारत की सबसे, और भारत की साथ साथ एशिया की भी, क्योंकि वो 9 किलोमीटर लंबी थी, फिर भी एशिया की थी। तो ये कितने? ये 14.2 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है। भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी ये, और एशिया की भी सबसे लंबी सुरंग होगी, निर्माणाधीन है, जम्मू कश्मीर में है। क्या नाम है? जोजिला सुरंग। तो कितनी सुरंग हो गई जम्मू कश्मीर में? 4 सुरंग। एक चेनानी नासरी जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फिर जवाहर सुरंग जो बनिहाल दर्रे पर स्थित है, बनिहाल सुरंग भी कहते हैं इसे। फिर पीर पंजाल सुरंग जो रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है, 11 किलोमीटर की सुरंग है। फिर है जोजिला सुरंग। तो 9, 11, 14 और जवाहर 2, ये किलोमीटर बताया मैंने आपको, नोट कीजिएगा। पहले 9 किलोमीटर सबसे लंबी है चेनानी नासरी, फिर है पीर पंजाल 11 किलोमीटर है, ये रेलवे सुरंग है। फिर जोजिला है 14 किलोमीटर, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बनने की तैयार नहीं हुई है। जब बनकर तैयार होगी तो भारत सबसे लंबी सुरंग होगी, और एशिया की भी। और जवाहर सुरंग नेशनल हाईवे 44 के हमारे चर्चा में है ये। फिर एक टॉपिक को कवर किया था, सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन। ये मैंने लिख दिया है, नोट कर लीजिए आप, रिवीजन कीजिए आप। सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2017 में हुई थी। 2017 में इसकी शुरुआत हुई। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसका कार्य जो सौंपा गया था, क्या कार्य सौंपा गया था? कलाकारों और कला रूपों का डेटा तैयार करना। तो इसका कार्य किसे सौंप दिया गया? अब इसका कार्य सौंप दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। बताया तो मैंने, इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट, तो फुल फॉर्म क्या था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, मैंने आपको बताया था, सॉरी 1987 में इसकी स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, और इसका कार्य सौंपकर इसे सौंप दिया गया था। तो किसका कार्य सौंपकर? संस्कृति मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन का कार्य जो सौंपा गया था संस्कृति मंत्रालय, ये किसके मंत्रालय के अंतर्गत थी? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत थी, समझ गए? ये संस्कृति मंत्रालय के तहत थी, ये भी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, ये स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना, और सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में हुई थी। फिर मैंने एक योजना पर चर्चा की थी, क्या नाम था? सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना किसने शुरू की थी? तो ये किस, पहले मंत्रालय पूछता है किस मंत्रालय की है ये? तो सौभाग्य, पहले इसका कार्य समझ लीजिए आप। मंत्रालय तो जैसे आप कार्य समझेंगे तो आप मंत्रालय ऑटोमेटिक जान लेंगे। तो इसकी पहले शुरुआत कब हुई थी? सौभाग्य योजना शुरुआत 2017 में हुई थी, और 2017 में अभी मैंने बताया था किसकी शुरुआत हुई थी? मानचित्रण पर। अभी भी मैंने बताया आपको सांस्कृतिक मानचित्रण की मिशन की शुरुआत भी 2017 में हुई थी, और सौभाग्य योजना की शुरुआत भी 2017 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण और शहरी घरों को विद्युतीकरण करना है। ग्रामीण क्षेत्रों चाहे शहरी क्षेत्रों सभी घरों को विद्युतीकरण करना है। तो विद्युत संबंधित तो कौन सा मंत्रालय होगा? विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय इसका योजना था, ठीक है। और इससे संबंधित मैंने एक पोर्टल की भी चर्चा की थी, क्या नाम था? गर्भ पोर्टल। गर्भ पोर्टल, तो गर्भ पोर्टल का संबंध पूछा किससे है? तो विद्युतीकरण से है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण संबंधित गर्भ पोर्टल है। सौभाग्य योजना 2017 में, विद्युत मंत्रालय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण का लक्ष्य। फिर शुरू की थी गृह मंत्रालय द्वारा आपदा मित्र योजना, ये भी मैंने बताया था आपको, रिकॉल कीजिए। आपदा मित्र योजना, आपदा मित्र योजना ये पुरानी योजना है, मैंने आपको बताया 2016 की योजना है। चर्चा में इसलिए आई थी क्योंकि इसके तहत अभी जो आपदा मित्र के तहत प्रशिक्षकों को लागू ट्रेनिंग के लिए चर्चा में आ गई थी। तो ये किस मंत्रालय के तहत थी? किसके अधिनियम के तहत इसकी योजना शुरुआत की थी? तो NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। 2005 में स्थापना हुई, तो लागू कब हुआ था? तो 2006 में लागू हुआ था। और ऐसे पूछते हैं कि NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, PM होते हैं अध्यक्ष, इसके प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर इसी संबंधित एक टॉपिक और चर्चा किया था, कोविड-19 सहायता या कंपनसेशन। इसको भी चर्चा में जान लीजिए। 50,000 रुपये की शुरुआत की थी, 50,000 रुपये देने की। कोविड-19 के हमारे जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनके परिजनों को 50,000 रुपये देने की शुरुआत की गई थी। और किसने शुरुआत की थी? मैंने कहा था 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर गठित कौन, रिकॉल कीजिए आप। SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, या आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। इसके तहत एक फंड बनाया गया था, SDRF में। इस स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड बनाया गया था। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, आपदा प्रतिक्रिया कोष। और इसमें केंद्र सरकार कितना देगा, राज्य सरकार कितना देगा? मैंने देखा पूर्वोत्तर के राज्य होंगे तो 90-10 का होगा है, और जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे तो पहाड़ी क्षेत्र होंगे, सॉरी यहाँ गलत हो गया, ये पूर्वोत्तर राज्य नहीं, पूर्वोत्तर राज्य होंगे तो 75-25 होगा, 75-25 होगा, 75-25 कहाँ होगा? पूर्वोत्तर के राज्य होंगे, पहाड़ी राज्य होंगे, जैसे उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, जो संवेदनशील राज्य होंगे उनमें 75-25, और जो सामान्य राज्य होंगे वहाँ 90-10 सरकार देगी। केंद्र सरकार 90% 10%, 90% देगी राज्य सरकार, 10% केंद्र सरकार देगी सामान्य राज्यों में, और वैसे 75-25 चलेगा। SDRF का गठन मैंने बताया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हुआ था। उसकी धारा 48 के तहत हुआ, 48(1)(a) के तहत हुआ था, 48(1)(a) के तहत हुआ था। और किस आयोग ने सिफारिश की थी? सबसे पहले मैं बताया था 13वें वित्त आयोग ने, 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर गठन किया गया था। और SDRF को कैग द्वारा ऑडिट किया था। ये मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, इसे ज़रूर नोट कीजिएगा कि इसका ऑडिट किया जाता है। SDRF को ऑडिट किया था कैग द्वारा। फिर उसके बाद असम की जुडीमा वाइन को जो GI टैग मिला था, जुडीमा वाइन को, जुडीमा शराब को GI टैग मिला था। यह पूर्वोत्तर भारत की पहली पेय थी, ये नोट कीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत की पहली पारंपरिक शराब या पहली पेय थी। कौन, क्या नाम है? जुडीमा वाइन। और कौन सी जनजाति बनाती है? ये इंपॉर्टेंट था, तो डिमासा जनजाति। ऐसे पूछे डिमासा जनजाति भारत किस राज्य में निवास करती है? तो असम की डिमासा जनजाति द्वारा जुडीमा वाइन
बनाया गया था है, जो पूर्वोत्तर की भारत की पहली ऐसी शराब है जिसे जीआई टैग मिला, ठीक है। और ये चावल से बनती है। इसके साथ साथ मैंने बताया था असम में इस बार से 2 और जीआई टैग मिले थे। एक मिला था काजी नींबू को मिला था, काजी नींबू को मिला था, और दूसरा मिला था चोकुबा चावल का। चोकुबा चावल मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। चोकुबा चावल को मिला था, चोकुबा चावल और काजी नींबू, इन्हें मिला था 2020 में जीआई टैग, 2021 में इस बार मिला। और तीसरी कौन सी है? जुडीमा बाइन, असम की। और कौन सी जनजाति बनाती है? तो डिमासा जनजाति। डिमासा के अलावा कौन कौन सी और अन्य जनजाति हैं जो असम में निवास करती हैं? कचारी हुई, लालुंग हुई, कचारी, लालुंग, कार्बी, ये क्या हुआ? ये सब असम में निवास करती हैं। राभा, ये सब असम की जनजातियाँ हैं। ऐसे मिलान के लिए कभी पूछ रही है किस क्षेत्र में निवास करती हैं? असम की है। और असम का सबसे बड़ा जनजाति समूह के नाम ये तो नोट कीजिएगा, बोडो असम का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, बोडो। फिर बताया था इंस्पायर सेट, जैसे कि नाम से बताया था, फुल फॉर्म बताया था इंस्पायर, इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन। तो रिसर्च और एजुकेशन के लिए है, R&D के लिए है ये, R&D के लिए है ये। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन से संबंधित है। और ये क्या है? ये क्यूबसैट सैटेलाइट था। क्यूबसैट सैटेलाइट किसे कहते हैं? जो 10 किलोग्राम से कम के सैटेलाइट को क्यूबसैट सैटेलाइट कहते हैं। ये नैनो श्रेणी की में आते हैं, नैनो सैटेलाइट की श्रेणी में आते हैं। क्यों? इनमें कम लागत होती है और छोटे सैटेलाइट होते हैं, नैनो सैटेलाइट 10 किलोग्राम के होते हैं। इंस्पायर कार्यक्रम, इसके तहत 7 सैटेलाइट भेजे थे और सेट फर्स्ट पहला सैटेलाइट PSLV से लॉन्च किया गया था। और यह एक वैश्विक कार्यक्रम है। तो इस कक्षा का उद्देश्य सिर्फ आपको रिवीजन करना है। मैंने इससे पहले विस्तृत क्लास पर डिस्कस किया है। और इसे कहाँ छोड़ा जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में, लियो में बताया था, लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। और ये PSLV द्वारा, PSLV क्या है? PSLV थर्ड जनरेशन का है और 4 इसमें चरण होते हैं PSLV में, 2 ठोस और 2 तरल। तो नोट कीजिए, इंस्पायर सेट फर्स्ट एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसके तहत क्यूबसैट सैटेलाइट छोड़ा जाएगा। यह एक नैनो सैटेलाइट है। जो नैनो सैटेलाइट उन्हें कहते हैं जिनका वजन 10 किलोग्राम से कम होता है। और यह PSLV से छोड़ा जाएगा, जो PSLV थर्ड श्रेणी का 4 चरणों वाला इंजन है, विशल वाहन है। इसका उद्देश्य था कोरोना का अध्ययन करना, इंस्पायर का अध्ययन था। और आयनमंडल का अध्ययन करना। आयनमंडल ऐसे देखना था कि आयनमंडल में कोरोना के द्वारा उत्पन्न सौर हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस व्याख्या पे आप समझ जाएंगे कि हर एक पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनने की ताकत है। फिर इसके बाद चक्रवात पर विस्तृत चर्चा की। चक्रवात पर विस्तृत चर्चा की थी। आपको याद होगा, यास चक्रवात किसने नाम दिया था? ओमान ने। ताउते चक्रवात म्यांमार ने नाम दिया था। गुलाब चक्रवात पाकिस्तान में नाम दिया था। और शाहीन चक्रवात ओमान ने नाम दिया था। ऐसे मिलान के लिए पूछ सकता था। मैंने आपको बताया था कि ताउते चक्रवात किस तट पर आया था? तो पश्चिमी तट पर। और यास पूर्वी तट पर आया था। और गुलाब भी पूर्वी तट पर आया। और शाहीन पश्चिमी तट पर। तो 2 पश्चिमी तट पर, 2 शाहीन और पूर्वी तट पर आए थे। नोट कर लीजिएगा। और मैंने चक्रवात की श्रेणियाँ बताई थी कि आप चक्रवात को 4 श्रेणी में रखा जाता है। एक गंभीर किन्हें, जिन्हें 48 से 63 या 65 मान लीजिए, कहीं 65 मिलेगा, 63 यानी 50 से 65 के बीच में जिसका समुद्री मील प्रति घंटा जिसका मान गति होगी, जिस श्रेणी की, उसे गंभीर में रखेंगे। और 65 से 90 के बीच में जिसका होगा उसे बहुत ही गंभीर। और 90 से 19 में है तो अत्यधिक गंभीर है, बहुत गंभीर है, अत्यधिक गंभीर है। फिर सुपर साइक्लोन किसे कहते हैं? जो 120 प्लस हो, 120 समुद्री मील प्रति घंटा से अधिक हो। और 1 मील में कितना होता है? 1 नॉट जिसे कहते हैं। 1 नॉट या 1 मील बराबर कितना होता है? 1.8 किलोमीटर। मैंने बताया था आपको 1.8 किलोमीटर 1 किलोमीटर होता है, लगभग 2 किलोमीटर होता है 1 नॉट बराबर। और फिर मैंने बताया था कि चक्रवात कैसे उत्पन्न होते हैं, उनके लिए क्या दशाएं होनी चाहिए। लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, फिर कोरियोलिस बल होना चाहिए, और लंबवत हवाएं होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए, और समुद्र में नितल में विचलन होना चाहिए, तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेंगी। और मैं चक्रवात बताया था मैंने आपको, चक्रवात की जो आँख होती है, चक्षु जिसे कहते हैं चक्षु, इसमें यहाँ पर लो प्रेशर होता है, यहाँ पर लो प्रेशर, तो आसपास हाई प्रेशर होता है, यहाँ आसपास हाई प्रेशर होता है। इस कारण हवा ऐसे घूमती हैं, लो प्रेशर की घूमती हैं, ऐसे करके हवा घूमती हैं। और यहाँ एकदम शांत क्षेत्र होता है, आगे
शांत क्षेत्र होता है। फिर बताया था कि भारत में या हिंद महासागर के क्षेत्रों में इसे चक्रवात कहते हैं। और हरिकेन कहाँ कहते हैं? उत्तर पूर्व अटलांटिक महासागर और प्रशांत में कहते हैं। उत्तर अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में क्या कहते हैं इसे? हरिकेन। और टाइफून चीन और जापान के एरिया में कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में कहते हैं। बिली क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं इसे। और नामकरण के बारे में बताया था मैंने आपको, पूरा चर्चा की थी। और नामकरण कौन करता है? IMD करता है। ये क्षेत्रीय कार्यालय किसका? WMO का है। किसके तहत कार्य करता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। फिर उसके बाद सेक्रेड पोर्टल की स्थापना की थी। SACRED सेक्रेड पोर्टल की स्थापना की थी। किसने? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने की थी। क्यों? किसके लिए है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या करना है? रोजगार प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करने का, जो नियोक्ता और कर्मचारी को एक मंच पर लाना, इसका उद्देश्य था। और फिर सेज पोर्टल, सेज SAGE ये भी शुरू की थी। किसने? श्रम एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और श्रम से संबंधित ये भी था पोर्टल। तो पोर्टल पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गर्भ पोर्टल मैंने आपको बताया था, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए। सेज पोर्टल और सेक्रेड पोर्टल ये क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रोजगार संबंधित। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास लेने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आपको जितने भी आपने मंडे टू सैटरडे जितना भी क्लास पढ़ा उसका रिवीजन हो जाए, तो आपको रिकॉल हो जाए। आप पढ़ के नोट्स बनाइए, 1-2 बार रिवीजन कीजिए तो जल्द याद होगा। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।